नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज से एक नया एपिसोड प्रारंभ कर रहा हूं और यह पहला एपिसोड है। यह जो एपिसोड है जो गतिमान रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा। जब तक यह चैनल है तब तक यह चलता रहेगा। इतिहास की जो घटनाएं हैं उस पर आधारित यह सब एपिसोड रहेंगे। आमतौर पर यह जो ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगा, इसमें वह लोग जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी यह लाभदायक रहेगा, और बाकी जो लोग इतिहास में, ऐतिहासिक घटनाओं में, अतीत के बारे में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं उनके लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा रोचक रहेगा। मैं इसे रोचक बनाने का प्रयास करूँगा। तो इतिहास में क्या होता है? इतिहास के 3 कालखंड हैं। इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम इतिहास को समझते हैं तो उसे 3 कालखंडों में बांटते हैं। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल और एक है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक 3 कालखंडों में इतिहास को बांटकर हम उसका अध्ययन करते हैं, उसे समझते हैं। तो आज का जो एपिसोड है इसका टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल। तो पहले तो हम इन तीनों कालखंडों में थोड़ा बहुत छोटा जो अंतर है वह हम बताना चाहेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जब पुरातत्वविदों को पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलता है लेकिन कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। मतलब पूरा पाषाणकालीन औजार मिल जाते हैं, कुछ आभूषण मिल जाते हैं, लेकिन लिखित में कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे कालखंड को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल भी आएगा, मध्य पाषाण काल भी आएगा, नवपाषाण काल भी आएगा। आपको पता है कि आदिमानव जो थे घड़ा बनाने में भी दक्ष थे। घड़ा बनाते थे, मिट्टी का घड़ा बनाते थे, आग की खोज कर लिए थे, शैल पर मतलब पत्थरों पर चित्रकारी भी करना जानते थे, हड्डियों के औजार बनाते थे, पाषाण के भी औजार बनाते थे, उनसे दैनिक उपयोग की वस्तुएं बना लेते थे, लेकिन लिखना नहीं जानते थे। ठीक है, लिखना नहीं जानते थे। कोई लिखित साक्ष्य पूरा पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में या नवपाषाण काल में नहीं मिला है, कोई लिखित साक्ष्य। इसीलिए जब पुरातत्वविदों को सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, तो ऐसे कालखंड को हम प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल आएगा। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जब पुरातात्विक साक्ष्य तो मिल रहे हैं लेकिन लिखित साक्ष्य भी मिल रहे हैं। पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल रहे हैं, आभूषण मिल रहा है, बर्तन मिल रहा है और लिखित साक्ष्य भी मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो ऐसे लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, ऐसे कालखंड को हम आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहर हैं उस पर कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, मुहरों पर लिखा हुआ है, मुद्राओं पर लिखा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है धौलावीरा, जो गुजरात में पड़ता है। वहाँ पर धौलावीरा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, 10 अक्षरों वाला, बड़े बड़े 10 अक्षर हैं, 10 अक्षरों वाला शिलालेख प्राप्त हुआ है और उसे पढ़ा नहीं जा सका है। अगर जिस दिन सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर पर लिखे, मुद्राओं पर लिखे, शिलालेखों पर लिखे, बर्तनों पर लिखे अक्षरों को, अंकों को पढ़ा जाएगा, उस दिन बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटित होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो अक्षर थे वह 400 थे, 400 अक्षर थे कुल मिलाकर, 400 चित्राक्षर थे। मतलब चित्रों को भी अक्षर का रूप दे दिया गया था और कुछ ऐसे डिजाइन थे जिन्हें अक्षरों का रूप दे दिया गया था। 400 चित्राक्षर थे। आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में सिर्फ 26 अक्षर होते हैं। हिंदी में, हमारी जो मातृभाषा हिंदी है, उसमें भी 51 या 52 अक्षर होते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो भाषा शैली थी वह इतनी ज़्यादा विकसित थी कि उसमें 400 चित्राक्षर थे और सबसे ज़्यादा जो चित्र थे वह मछली के थे। मछली के सबसे ज़्यादा चित्र थे। मतलब मछली को एक संकेत के रूप में दर्शाया गया था, एक अक्षर के रूप में दर्शाया गया था। वहाँ पर मछली का साइन का मतलब कुछ होता था। ठीक है, और यू आकार के चिन्ह भी बहुत ज़्यादा मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उस लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। और तीसरा जो कालखंड है वह है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और लिखित साक्ष्य को पढ़ा जा सकता है, जिसमें आपका ऋग्वैदिक काल आ जाएगा, उत्तर वैदिक काल आ जाएगा, महाजनपद काल आ जाएगा, मौर्य काल आ जाएगा, गुप्त काल आ जाएगा, गुप्तोत्तर काल आ जाएगा, हर्षवर्धन का काल आ जाएगा, मध्यकालीन इतिहास पूरा आ जाएगा, पूरा आधुनिक भारत का इतिहास आ जाएगा, सब आ जाएगा उसमें। तो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक इतिहास के 3 कालखंड हैं। तो आइए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल के बारे में तो आपको बता दिया हूं। तो प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत कब होती है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तीनों जो कालखंड हैं ये प्रागैतिहासिक काल में आएंगे और लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल माना जाता है। 10,000 से 9,000 ईसा पूर्व तक आपका मध्य पाषाण काल माना जाता है। 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक आपका नवपाषाण काल माना जाता है। और यह बताया हूँ 12,000 से लेकर 10,000 तक क्या माना जाता है? मध्य पाषाण काल माना जाता है। इस तरह से 3 कालखंडों में बांटकर हम प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले जो मनुष्य जो होते थे प्रागैतिहासिक काल के,
पाषाण काल के, तो वह जो भी कुछ बनाते थे, जो भी दैनिक उपयोग की जो भी औजार बनाते थे, जो बर्तन बनाते थे, तो वह पत्थरों का बहुत ज़्यादा महत्व था उस समय। और जो भी औजार होते थे, जो भी हथियार होते थे, वह जो होते थे पत्थरों के हुआ करते थे। और जो प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे, पूरा पाषाण काल के जो मानव थे, वह जो भी औजार बनाते थे वो पत्थरों के बनाते थे। तो जो पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुआ था सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट एक पुरातत्वविद थे, जो उस समय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे 1863 में। और उन्होंने रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ही सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन उपकरण की खोज की थी। कहाँ से की थी? मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर पूरा पाषाणकालीन उपकरण की खोज की थी। मतलब पत्थर का एक औजार पाए थे, और औजार में क्या पाए थे? वह जो औजार था हैंडेक्स औजार था, हैंडेक्स उपकरण था। हैंडेक्स उपकरण का मतलब हाथ से, हैंड से चलाए जाने वाला उपकरण, हाथ से चलाए जाने वाला औजार, मतलब गड़ासा, कुल्हाड़ी, जिसमें हाथ का प्रयोग होता है, उसे हैंडेक्स बोलते हैं। तो यह उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला था 1863 में मद्रास के पल्लवरम से। और सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल का कोई औजार मिला है, कोई पूरा पाषाण काल का कोई औजार मिला है तो मद्रास के पल्लवरम से मिला है। इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्रागैतिहासिक खोजों का जनक भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल की खोजों का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। और यह 1863 में भारतीय जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो था उसके अध्यक्ष थे। अच्छा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात आई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वह थे अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम ने बहुत ज़्यादा कुछ योगदान तो दिया नहीं था, वह थे उसमें, लेकिन इनसे ज़्यादा योगदान रॉबर्ट ब्रूस फुट का था, क्योंकि यह जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने तो इन्होंने बहुत पुरातत्व विभाग में बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने। ठीक है। अच्छा, रॉबर्ट ब्रूस फुट के एक मित्र थे विलियम किंग। अच्छा, आपको पसंद आ रहा है? मैं इस तरह से बता रहा हूं तो आपको हो सकता है पसंद आए या फिर न आए, लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ा सा वाद विवाद होना चाहिए, थोड़ा सा एक ऐसा एपिसोड होना चाहिए जिसमें आप भी लोग अगर कोई पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई कुछ बातें अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो उस पर भी आप उसको भी सही आप कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। हम यह एपिसोड सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ। मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, हर एपिसोड में हर टॉपिक पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यह टॉपिक लेकर आया हूँ, यह एपिसोड बना रहा हूँ। बाकी पढ़ाने के लिए तो बहुत सब कुछ है, तो कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा भी अगर हो जाएगा किसी टॉपिक पर चर्चा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वही बोल रहा हूँ। तो उनके मित्र थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट के मित्र थे विलियम किंग। तो विलियम किंग ने सबसे पहले मद्रास में एक जगह है अतिरपक्कम, मद्रास के अतिरपक्कम से विलियम किंग को मिला था कुल्हाड़ी की खोज किया था उन्होंने, विलियम किंग ने, मद्रास के अतिरपक्कम से। ठीक है। अच्छा, जो प्रागैतिहासिक काल में जो सबसे पहला उपकरण तो इन्होंने रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा था, लेकिन जो सबसे पुराना पाषाणकालीन उपकरण था वह कहाँ से मिला है? तो वह मिला है महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से मिला है, जिसे बोरी वैली कहते हैं। ये सबसे पुराना पाषाणकालीन उपकरण है, लगभग 14 लाख वर्ष पुराना है पाषाणकालीन उपकरण, जो महाराष्ट्र के बोरी वैली नामक स्थान से मिला है। ठीक है, तो यही है कुल मिलाकर प्रागैतिहासिक काल का जो पृष्ठभूमि है वह मैं आपको बताया हूँ। अब आइए पूरा पाषाण काल पे आइए कि पूरा पाषाण काल देखेंगे। तो पूरा पाषाण काल की जो शुरुआत है वो मैं बताया हूँ कि लगभग 20 लाख वर्ष से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का जो कालखंड है ये पूरा पाषाण काल कहलाएगा। और इसमें मनुष्य क्या होता था? आखेटक होता था, शिकारी होता था। वह क्या करता था? उसका दैनिक काम क्या होता था? वह बड़े बड़े औजार बनाता था, बड़े बड़े हथियार बनाता था। किससे? पत्थर के बनाता था, और उन्हीं से जानवरों का शिकार करता था, और उन्हें पका कर भी नहीं खाता था, वह कच्चा ही खाता था। ठीक है। पशुपालन का ज्ञान मनुष्य को नहीं था, मनुष्य कुछ भी पालता भी नहीं था। ठीक है, कुत्ता भी नहीं पालता था। ठीक है, तो पशुपालन का ज्ञान नहीं था। आग का ज्ञान मनुष्य को हो गया था पूरा पाषाण काल में, लेकिन उसके उपयोग की जानकारी मनुष्य को नहीं थी। अब आएंगे कि मनुष्य के जो औजार होते थे पूरा पाषाण काल में, औजार कैसे होते थे? तो औजार जो होते थे पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइंट के पत्थर के होते थे, क्वार्टजाइंट पत्थर के होते थे। और देखिए, जो पूरा पाषाण काल के जो भी स्थल हैं जहाँ से पूरा पाषाण काल के पत्थर के औजार मिले हैं, तो मद्रास के पल्लवरम से हैंडेक्स उपकरण मिला है, मतलब गड़ासा आदि मिला, गड़ासा मिला है, कुल्हाड़ी मिला है। फिर आपके सोहन नदी घाटी से चापिंग उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर आपका अतिरपक्कम से जो विलियम किंग, जो रॉबर्ट ब्रूस फुट के मित्र थे, उन्होंने यहाँ पर कुल्हाड़ी की खोज की थी। फिर हथनोरा, मध्य प्रदेश में एक जगह है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश का जनपद है होशंगाबाद, तो होशंगाबाद के हथनोरा से मानव की खोपड़ी के जीवाश्म मिले हैं। तो यह सभी इन स्थलों से बहुत सारे चीज़ें मिले हैं। एक जगह है पूरा पाषाण काल का भीमबेटका आप जानते हैं। आज भीमबेटका के बारे में जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का वह स्थल है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने भीमबेटका को। और भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। भीमबेटका का नाम भीमबेटका क्यों पड़ा? ऐसा माना जाता है कि जब
भीम, महाबली भीम, महाभारत काल के महाबली भीम, जब क्या बोलते हैं अज्ञातवास के दौरान भीमबेटका में आए थे और वहाँ विश्राम किए हुए थे। उस जगह पर भीम ने विश्राम किया हुआ था, बैठे हुए थे, इसीलिए उस जगह का नाम भीमबेटका पड़ गया है। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। भीमबेटका में गुफाएं हैं, बहुत सारी गुफाएं हैं उसमें, और उन गुफाओं के अंदर शैल चित्रकारी की गई है, मतलब गुफाओं के अंदर जो पत्थर हैं उस पर चित्र उकेरा गया, बहुत ही सजीव चित्र है। ठीक है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें पूरा पाषाण काल के भी चित्र मिल जाएंगे, मध्य पाषाण काल के भी मिल जाएंगे और नव पाषाण काल के भी मिल जाएंगे। मतलब वह स्थान बहुत, मतलब हजारों वर्षों से वह स्थान मतलब मनुष्य के आवागमन का, वहाँ पर रहने का, आवास बनाने का केंद्र था। मतलब पूरा पाषाण काल के भी चित्र हैं वहाँ पर, मध्य पाषाण काल के भी हैं और नव पाषाण काल के हैं। तीनों कालों के चित्र, शैल चित्र आपको भीमबेटका में मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्जापुर, मिर्जापुर से भी पूरा पाषाणकालीन कुछ साक्ष्य मिले हैं। मिर्जापुर में क्या है कि विंध्य की पहाड़ियों में औजार मिले हैं, पाषाणकालीन औजार और पाषाण के औजार, पत्थर के औजार मिले हैं मिर्जापुर से। और मिर्जापुर से जो औजार मिले हैं, जो पत्थर के औजार मिले हैं, वह पूरा पाषाण काल के भी हैं, मध्य पाषाण काल के भी हैं, नव पाषाण काल के भी हैं। मतलब तीनों कालों के औजार कहाँ से मिले हैं? वह मिर्जापुर से मिले हैं, मिर्जापुर के विंध्य पहाड़ी से। और तीनों काल की जो शैल चित्रकारी मिली हुई है वह आपके भीमबेटका से मिली है। और जब मिर्जापुर के समीप ही आपका बेलन नदी घाटी है, बेलन नदी घाटी, तो बेलन नदी घाटी में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। मातृ देवी की प्रतिमा मिलना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मातृ देवी प्रतिमा तो बहुत जगह से मिला है, सुन घाटी सभ्यता से भी मिला है, फिर ताम्र पाषाण काल में इनाम गाँव से भी मिला है। लेकिन यह जो बेलन नदी घाटी, मिर्जापुर के पास जो बेलन नदी घाटी है, वहाँ से मातृ देवी की जो प्रतिमा मिली है, यह हड्डी की मातृ देवी की प्रतिमा है। अब आप समझ सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में भी मातृ देवी की पूजा होती थी, और आज भी मातृ देवी की पूजा होती है। वो उसका रूप बदल गया है, थोड़ा डेवलप हो गया है। आज भी माता सती को, माँ दुर्गा को, वह उस समय का प्राचीन हम मानते हैं मातृ देवी किया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा संस्कृति, हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है, कितनी प्राचीन है। ठीक है, तो यह हम पूरा पाषाण काल के बारे में एक ओवरव्यू देखे। अब हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में देखेंगे। तो मध्य पाषाण के जो खोजकर्ता हैं सीएल कार्लाइल, यह मध्य पाषाण काल के खोजकर्ता के जनक माने जाते हैं। 1867 में इन्होंने मध्य पाषाण काल की खोज की थी, मतलब इनके खोजकर्ता माने जाते हैं सीएल कार्लाइल। अच्छा, मध्य पाषाण काल को एक और नाम है, वैज्ञानिक नाम है मेसोलिथ पीरियड। मेसोलिथ पीरियड इसे कहा जाता है मध्य पाषाण काल को। और मध्य पाषाण काल की विशेषता ये रही है कि पूरा पाषाण काल में क्या रहा है कि जो पत्थरों के औजार होते थे बड़े बड़े होते थे, और मध्य पाषाण काल में जो पत्थरों के औजार होने लगे वह बहुत छोटे होने लगे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथ पीरियड भी कहते हैं, माइक्रोलिथ। ठीक है, इन औजारों को क्या कहा गया? मध्य पाषाण काल के औजारों को माइक्रोलिथ कहा गया। मतलब छोटे छोटे औजार बनाए जाने शुरू हो गए थे, छोटे छोटे तीर, छोटी छोटी सुइयां, ये बनाई जानी शुरू हो गई थी मध्य पाषाण काल में, और इस पीरियड को मेसोलिथ पीरियड कहा जाता है। अच्छा, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का ज्ञान मनुष्य को हो गया था, मनुष्यों ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। अच्छा, मनुष्यों के द्वारा पालतू बनाया गया जो सबसे पहला जानवर था वो कौन सा था? कुत्ता मनुष्यों के द्वारा पालतू बनाया गया सबसे पहला जानवर था। और मनुष्य ने सबसे पहले पशुपालन करना भी मध्य पाषाण काल में शुरू किया। अरे पूरा पाषाण काल में तो मनुष्य पशुओं को पालता नहीं था, उसको तो मार कर खा जाता था। ठीक है, लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि मनुष्यों ने सबसे पहले पशुओं को अपने करीब लाया और उन्हें पालतू बनाया, और पालतू बनाने में भी सबसे पहले मनुष्यों ने क्या पाला? कुत्ता पाला। अच्छा, पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो पशुपालन के साक्ष्य आपके मध्य पाषाण काल में ही मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन का प्रारंभ हो गया था, और पशुपालन के साक्ष्य दो जगह से मिलते हैं मध्य पाषाणकालीन स्थल से। एक है आपका राजस्थान में बागोर नामक क्षेत्र है, जो भिलवाड़ा, राजस्थान के भिलवाड़ा जनपद में बागोर है, वहां से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दो जगहों से पशुपालन के साक्ष्य मनुष्यों को प्राप्त हुए हैं। फिर एक जगह है, मध्य पाषाणकालीन ही जगह है, प्रयागराज में लेखैया शिलाश्रय। लेखैया शिलाश्रय प्रसिद्ध है 17 मानव कंकाल के लिए। मतलब लेखैया में, प्रयागराज के लेखैया के पास 17 मानव कंकाल मिले हैं। मतलब एक जगह पर 17 मानव कंकाल मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ कोई युद्ध जैसी घटनाएं हुई थी, आपस में लड़ाई हुई थी, इसलिए 17 मानव कंकाल एक जगह से प्राप्त हुए हैं प्रयागराज के लेखैया से। प्रयागराज के पास एक चौपानी मांडू भी है, जहां पर मिट्टी के मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन आदि मिले हैं। तो यह मध्य पाषाण काल में घटी कुछ प्रमुख घटनाएं हैं। अब हम लोग देखिए, मध्य पाषाण काल में 3 स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में एक जनपद है प्रतापगढ़, आप जानते होंगे, प्रतापगढ़, कुंडा प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 3 स्थल हैं, जो तीनों स्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं, और तीनों प्रतापगढ़ में हैं। एक है सराय नाहर राय, फिर है महदहा, और फिर है दमदमा। सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा, ये तीनों जो स्थल हैं, ये तीन के तीनों स्थल जो हैं, ये आपके प्रतापगढ़ में हैं। सराय नाहर राय से क्या मिला है? स्तंभगर्त के साक्ष्य मिले हैं, 4 नरकंकाल मिला है। ठीक है, और जिससे यह बहुत सारे लोग अनुमान भी लगाते हैं पुरातत्वविद कि यहाँ पर युद्ध हुआ था, युद्धों का साक्ष्य माना जाता है। 4 नरकंकाल मिल गए हैं और स्तंभगर्त मिला हुआ है।
हालांकि 4 नरकंकाल मिलने का मतलब ये नहीं है कि युद्ध ही हुआ है, लेकिन बहुत सारे कुछ अलग अलग पुरातत्वविद इसे युद्ध मान लेते हैं। ठीक है, फिर आपका सराय नहर राय आपका प्रतापगढ़ में है, फिर आपका महदहा भी प्रतापगढ़ में है। महदहा में क्या मिला है? मृग सिंह के छल्ले की माला मिली है, मतलब जो मृग होता है हिरन के सिंह का छल्ला बनाकर उसका आभूषण बनाया गया था, और फिर हड्डियों के भी आभूषण मिले हैं और मृगसिंह के छल्ले की माला मिली है, मतलब दोनों आभूषण ही हैं। और साथ ही साथ महदहा में युगल सावधान मिला है, मतलब स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। कहाँ? महदहा में। अब दमदमा की बारी है, तो दमदमा भी आपका प्रतापगढ़ में है। दमदमा में 3 नरकंकाल, 3 नर कंकाल, कोई नर मादा नहीं है, 3 के तीनों नर हैं, 3 नर कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं एक ही जगह पर। ठीक है, और फिर 5 युगल सावधान मिले हैं, 5 अलग अलग जगह पर। युगल, युगल का मतलब क्या है? नर मादा एक साथ, तो 5 युगल सावधान मिले हैं, और यहाँ कहाँ पर? दमदमा में। तो यह सराय नहर राय, महदहा, दमदमा तीनों जो है प्रतापगढ़ में मध्य पाषाणकालीन स्थल है, जिसके बारे में मैं आपको बताया हूँ। अब हम नव पाषाण के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लेंगे। देखिए, नव पाषाण का जो पीरियड है यह आपका 10,000 से 4,000 BC तक माना जाता है। नव पाषाण काल में क्या विशेषता थी? अब मनुष्य बहुत कुछ सीख चुका था। पूरा पाषाण काल में कैसा था? जंगली था, पूरी तरह से आखेट किया करता था, पशुओं को मारकर खा जाता था। ठीक है, उसके जो औजार होते थे बहुत सुंदर नहीं हुआ करते थे, भोथरे होते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? जिस पशुओं को मारकर खा जाता था, अब उन्हीं पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, और फिर जो उसके औजार थे वह और ज़्यादा चिकने हो गए थे और छोटे छोटे बनाए जाना शुरू कर दिया था मनुष्य ने। ठीक है, और फिर नव पाषाण काल में क्या हुआ? मनुष्य पूरी तरह से ज़्यादा सामाजिक हो गया था। नव पाषाण काल में मनुष्यों ने सबसे पहले कृषि करना शुरू किया था। अब आप सोच लीजिए, कृषि करना शुरू किया था। नव पाषाण काल में मनुष्य अस्थायी रूप से अब रहने लगा था। पहले क्या था? पहले खानाबदोश होता था। ठीक है, मनुष्य, ठीक है, मौसम के अनुसार अपना आवास बनाता था, मौसम के अनुसार अपना मतलब कि प्रवसन करता था। लेकिन नव पाषाण काल में क्या हुआ? मनुष्यों ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। मनुष्यों ने एक जगह पर अस्थायी रूप से मनुष्य रहने लगा। मनुष्य पशुओं को भी अच्छे तरीके से पालने लगा। मनुष्यों ने कुंभकारी सीख ली, अच्छे अच्छे घड़े, अच्छे अच्छे बर्तन मिट्टियों के बनाने लगे। मनुष्यों ने पहिए की खोज कर दी, पहिए का खोज मनुष्यों ने कर दिया, और पहिए की सहायता से किसी भी स्थान पर वह आ जा सकता था। लकड़ी के पहिए बनाकर किसी भी स्थान पर आ जा सकता था। ठीक है, और मनुष्यों ने गेहूं और जौ की खेती भी इसी समय शुरू की थी। अच्छा, एक बात हमने बताया है कि पूरा पाषाण काल में जो औजार होते थे मनुष्यों के, क्वार्ट जाइंट के होते थे। अब नव पाषाण काल में जो औजार थे वह स्लेट पत्थर के होते थे। ठीक है, अच्छा, नव पाषाण काल का एक स्तर है मेहरगढ़, उसके बारे में बताएंगे। नव पाषाण काल का ही स्थल है कोल्डिहवा, उसके बारे में बताएंगे। और नव पाषाण काल का स्थल है लुहरादेव, इसके बारे में बताएंगे। हम कोल्डिहवा, लुहरादेव, मेहरगढ़ का नाम क्यों ले रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो कोल्डिहवा है, मेहरगढ़ है, लुहरादेव है, ये सभी कृषि स्थल हैं। यहाँ पर कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो हमने आपको यह बताया ही है कि कृषि का जो प्रचलन हुआ था, कृषि कार्य जो प्रारंभ हुआ था, वह नव पाषाण काल में हुआ था। अब नव पाषाण काल के किस स्थल से कृषि कार्य प्रारंभ हुआ था उसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लुहरादेव जगह है, लुहरादेव जो संत कबीर जनपद में पड़ता है, संत कबीर नगर जनपद में लुहरादेव पड़ता है। यहाँ पर सबसे पहले चावल उगाया गया था, चावल की खेती सबसे पहले की गई थी। मतलब सबसे पहले पूरे भारत में सबसे पहले कृषि करना प्रारंभ हुआ था उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के लुहरादेव से 8,000 BC में। ठीक है, उसके बाद आपको गेहूं और जौ उगाया गया था मेहरगढ़ में लगभग 7,000 BC में। ठीक है, उसके बाद आपका कुलडिहवा में कृषि करना प्रारंभ हुआ था, वहां पर भी चावल की खेती हुई थी। कुलडिहवा जो है प्रयागराज के समीप है, प्रयागराज मतलब प्रयागराज आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खेती हुई थी। तो यह एक कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य वाले 3 स्थल थे जिसके बारे में बताया हूँ। अच्छा, एक और राज्य है कश्मीर। ठीक है, कश्मीर जो हमारे देश का मस्तक है कश्मीर। तो कश्मीर में 2 ऐसी जगह हैं जो नव पाषाणकालीन स्थल हैं, 2 ऐसी जगह, एक है बुर्जहोम और एक है गुफकराल। दोनों ही नव पाषाणकालीन स्थल हैं और दोनों ही कश्मीर में हैं। बुर्जहोम जो है, तो बुर्जहोम का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है जन्म स्थान। ठीक है, शाब्दिक अर्थ, क्षेत्रीय भाषा में जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है जन्म स्थान। अच्छा, जो नव पाषाणकालीन स्थल है बुर्जहोम, वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर शिकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि मनुष्य शिकार करता था। यहाँ से पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब मनुष्य जो है जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर उसमें रहता था, गर्त में रहता था मनुष्य, ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्जहोम में। बुर्जहोम में ही मालिक के साथ उसके कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। मतलब एक व्यक्ति है जो दफन हुआ है, उसके साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया गया है, ऐसा बुर्जहोम से साक्ष्य मिला है। अब हम गुफकराल की बात करें तो गुफकराल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा। यहां से कृषि के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और साथ ही साथ पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हम दक्षिण भारत में जो महापाषाण संस्कृति है इसके बारे में देखेंगे। महापाषाण संस्कृति उसे कहते हैं जब किसी मनुष्य को दफना दिया जाता था। ठीक है, और दफनाने के बाद उस पर बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े शिला उस पर रख दिए जाते थे, शिलाओं से ढक दिया जाता था, शिलाओं से डिजाइन बनाकर ढक दिया जाता था। ठीक है, तो इस संस्कृति को, सावधान की इस संस्कृति को ही महापाषाण कहा गया। तो दक्षिण भारत में जो महापाषाण संस्कृति थी वह आपका संगम कल्लू से मिला है। संगम कल्लू था,
और संगम कल्लू जो है कर्नाटक में है, जहां से राख का ढेर मिला है, राख का ढेर मिला है। अब न जाने वाला राख का ढेर किस चीज़ का है, लेकिन यह अनुमान लगाया गया कि यह जो राख का ढेर है यह मतलब कि जंगलों पर पशुओं से बचने के लिए मनुष्य ने वहाँ पर आग लगा दी होगी, या फिर खेती करने के लिए लगाया होगा, जो भी रीजन रहा होगा। तो संगम कल्लू से राख का ढेर भी मिला है और पशुपालन के भी साक्ष्य संगम कल्लू से मिले हैं। मास्की, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल भी आपका कर्नाटक में है और यह सभी 9 पाषाणकालीन स्थल हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यह प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी आप लोग को दिया हूं। ये जानकारी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। अगले वीडियोज में हम लोग ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में देखेंगे। जब मनुष्यों ने, देखिए यह जो अब तक का एपिसोड था, यह वह एपिसोड था कि जब मनुष्य केवल पाषाण के, केवल पत्थर के औजार बनाया करता था और उसी का उपयोग करता था। ठीक है, लेकिन अब अगले एपिसोड जो रहेगा वह ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का रहेगा, जब मनुष्य पत्थर के साथ साथ तांबे के भी औजार मिक्स करके बनाने लगा। तो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद आप लोग को।